नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे देश और प्रदेश से जुड़े बड़े मुद्दों की, इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ बने रहें और रिमोट को बिल्कुल हाथ ना लगाएं। बिग न्यूज बिग शो में आज हम आपको बताएंगे राहुल गांधी को कहां से राहत मिली है। ऐसा कौन सा केस था जिसमें राहुल गांधी आज थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि अब राहुल गांधी और अखिलेश के बीच क्या सब ठीक ठाक है या नहीं। हम आपको बताएंगे 21 फरवरी को किसान दिल्ली कूच का आह्वान कर चुके हैं, लेकिन इस बीच हरियाणा सरकार ने कौन कौन से इंतजामात किए हैं और कोर्ट ने इस कूच को लेकर आज क्या कहा है। हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में जहां एक तरफ सौगात दी है, वहां पर किस तरीके से परिवारवाद पर घात भी किया है। और हरियाणा में जो अविश्वास प्रस्ताव का खेल विपक्ष हमेशा की तरह खेल रहा है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। अभिभाषण में आज राज्यपाल ने क्या कहा, ये भी हम बताएंगे। और पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है, इससे मैदानी इलाकों का तापमान काफ़ी ठीक हो गया है, लेकिन वहाँ के लिए ये जी का जंजाल कैसे बन गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को 23वीं एम्स की सौगात दी और उसके बाद हमेशा की तरह एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और हमेशा की तरह कश्मीर से परिवारवाद पर घात किया। नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया कि 70 सालों के जो अधूरे सपने थे वो उसको पूरा करने में जुटे हैं। उन्होंने बताया कि धारा 370 हटने के बाद ये उनका पहला दौरा है और इस दौरे के दौरान उन्होंने 30,500 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा भी दिया है। उन्होंने परिवारवाद पर निशाना साधा और साथ ही साथ ये भी कहा कि इस बार एनडीए 400 पार और भारतीय जनता पार्टी कम से कम 370 सीटें लेकर जाएगी। देखिए बिग न्यूज बिग शो की ये पहली बिग रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को करोड़ों की सौगात दी। वैश्विक स्तर की ये परियोजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल, सड़क, विमानन, पेट्रोलियम, नागरिक बुनियादी ढांचे सहित कई क्षेत्रों से संबंधित रहीं। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद ये प्रधानमंत्री का पहला जम्मू दौरा रहा, लिहाजा इस दौरे पर सभी की निगाहें टिकी हुई थीं। चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के लिए किन परियोजनाओं का तोहफा दिया। 30,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। आईआईटी भिलाई, आईआईटी तिरुपति, आईआईटी जम्मू, आईआईटी डीएम कांचीपुरम, भारतीय कौशल संस्थान का शिलान्यास हुआ। आईआईएम जम्मू, आईआईएम बोधगया, आईआईएम विशाखापट्टनम का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री ने सांबा के विजयपुर में एम्स जम्मू का उद्घाटन किया। जम्मू हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी शिलान्यास किया। घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने रवाना किया। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। ऊना में केंद्रीय विद्यालय सलोह का वर्चुअली लोकार्पण किया। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की सियासत में परिवारवाद पर भी तीखा हमला किया और इस बात का भी जिक्र किया कि चारों ओर विकास कार्य दिख रहे हैं, साथ ही अब परिवारवाद से भी मुक्ति मिल रही है। जम्मू कश्मीर बहुत दशकों तक परिवारवाद की राजनीति का शिकार रहा है। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने हमेशा सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, आपके हितों की चिंता नहीं की है। और परिवारवाद की राजनीति का सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान उठाता है तो हमारे युवा उठाते हैं, हमारे नौजवान बेटे बेटी उठाते हैं। जो सरकारें सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने में जुटी रहती हैं,
वो सरकारें अपने राज्य के दूसरे युवाओं का भविष्य ताक पर रख देती है। ऐसी परिवारवादी सरकारें युवाओं के लिए योजनाएं बनाने को भी प्राथमिकता नहीं देती। सिर्फ अपने परिवार की सोचने वाले लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी हुंकार भरते हुए कहा कि अगले चुनाव में बीजेपी को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। अब प्रदेश का कोई भी इलाका पीछे नहीं रहेगा, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहां जो लोग दशकों तक अभाव में जी रहे थे, उन्हें भी आज सरकार के होने का एहसास हुआ है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए भारी जन सैलाब उमड़ा हुआ था। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री के बाद आइए अब बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी न्याय यात्रा का झंडा लेकर अब देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में हैं। कांग्रेस समर्थकों के लिए और राहुल गांधी के लिए ये आज का दिन काफ़ी खास रहा। राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिल गई। राहुल गांधी को किस मामले में जमानत मिली और किस किस मामले में राहुल गांधी को बार बार अदालत का मुंह देखना पड़ता है, ये बताने के लिए हम आपके समक्ष रख रहे हैं बिग न्यूज़ बिग शो की ये खास रिपोर्ट। मानहानि मामले में राहुल को सुल्तानपुर कोर्ट से जमानत। 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान अमित शाह के खिलाफ दिया था बयान। अमित शाह के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा था मामला। सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्र ने किया था मानहानि का केस। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मंगलवार को मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत के बाद राहुल ने 25-25 हजार के 2 बॉन्ड भरे। राहुल के खिलाफ ये मामला 5 साल पहले गुजरात में अमित शाह के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है। राहुल ने 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। इसके बाद सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। कोर्ट में पेशी के लिए राहुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़कर अमेठी से कार से सुल्तानपुर पहुंचे थे। पहले उनका प्लेन से जाने का प्लान था, मगर अचानक कार से जाने का फैसला किया। राहुल अब कार से ही अमेठी के फुर्सतगंज लौटेंगे और अमेठी से यूपी में 5 दिन की न्याय यात्रा शुरू करेंगे। राहुल गांधी ने 11 अप्रैल 2019 में बेंगलुरु में मोदी सरनेम को लेकर दिया था बयान। 4 साल तक केस चला और फैसला 2023 में 23 मार्च को आया था। मानहानि केस में राहुल को अधिकतम 2 साल की सजा मिली, जिसके चलते उनकी सांसदी चली गई थी। राहुल गांधी की सांसदी जाने के 133 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर ही रोक लगा दी, जिसकी वजह से उनकी सांसदी गई थी। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में राहुल को निचली अदालतों ने 2 साल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक दोष सिद्धि पर रोक रहेगी। सुनवाई की नई तारीख अभी नहीं बताई है। इसके अलावा राहुल गांधी पर दर्ज हुए इससे अलग मानहानि केस के बारे में भी जानिए। 2014 राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। एक संघ कार्यकर्ता ने राहुल पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया था।
ये केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है। 2016 राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा था कि 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा 17 में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। इससे संघ की छवि को नुकसान पहुंचा है। ये मामला भी अभी कोर्ट में पेंडिंग है। 2017 बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में आरएसएस को कथित रूप से जोड़ने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मुंबई में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपियों के बयान की भावना मानहानिकारक और लोगों की नजर में संघ की छवि खराब करने वाली है। 2018 राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एक और केस दर्ज किया गया। ये केस रांची की सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 20 करोड़ रुपए मानहानि का केस दर्ज है। इसमें राहुल के उस बयान पर आपत्ति जताई गई है जिसमें उन्होंने मोदी चोर है कहा था। 2018 राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ। ये मामला मजगांव स्थित शिवड़ी कोर्ट में चल रहा है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज है। केस संघ के कार्यकर्ता ने दायर किया था। राहुल पर आरोप है कि उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी और संघ की विचारधारा से जोड़ा। 2018 एडीसी बैंक के चेयरमैन अजय पटेल ने अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल ने आरोप लगाया था कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक में 5 दिनों में 745.58 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदले गए थे। इस बैंक के निदेशकों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। 2018 राफेल फाइटर जेट सौदे पर राहुल ने बीजेपी का मजाक उड़ाया था और ट्वीट करते हुए कैप्शन लिखा था, द सैड ट्रूथ अबाउट इंडिया कमांड इन चीफ। इस मामले में राहुल के खिलाफ गुड़गांव के कोर्ट में मानहानि का केस किया गया। 2019 जबलपुर में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर हत्या का आरोप लगाया था। इसको लेकर राहुल के खिलाफ अहमदाबाद कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज करवाया गया। 2019 झारखंड में राहुल ने कहा, कांग्रेस बीजेपी की तरह हत्यारे को पार्टी अध्यक्ष नहीं स्वीकारेगी। उनके इस बयान पर चाईबासा और रांची में मानहानि का केस किया गया। 2022 राहुल ने कहा कि सावरकर ने आजादी से पहले अंग्रेजों के सामने माफीनामे पर हस्ताक्षर किए। मामले में सावरकर के पोते विनायक सावरकर ने मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से मानहानि मामले में राहुल को राहत तो मिल गई, लेकिन अभी ऐसे कई मामले हैं जिस पर सुनवाई होना बाकी है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर अब राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव की। बताया ये जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनाव में 20 सीटों की मांग कर रही है, तो समाजवादी पार्टी उन्हें 17 से ज़्यादा एक सीट भी नहीं देना चाहती है। यानी मसला 3 सीटों का है। 3 सीटों को लेकर दोनों पार्टियों में आपसी खींचतान या यूं कहें कि तलवार खींच गई है। अब अगर 3 सीटों का मसला ये बातचीत से नहीं सुलझा तो इंडिया गठबंधन को एक और बड़ा झटका लग सकता है। यानी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सपा का साथ नहीं मिलेगा और अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब ये कांग्रेस के लिए फायदे की बात होगी या नुकसान की, इस बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन में जो लगातार तोड़फोड़ मची है उसकी अगली कड़ी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। इंडिया गठबंधन में ये कैसी मजबूती और कैसी यारी, एक एक कर टूटे सभी बारी बारी। कभी नीतीश तो कभी ममता तो कभी जयंत, सभी ने अपनी राहें अलग कर ली हैं। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, यहाँ से बड़ी आस लगाए बैठी थी कांग्रेस, लेकिन खबर है कि यहाँ भी अखिलेश ने दरवाजे अब बंद कर लिए हैं। आखिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में पेंच कहाँ फंस रहा है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा जिस प्रदेश से गुजर रही है वहां इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस से दूर होते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पहले ममता दीदी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की। बिहार में नीतीश ने बीजेपी का दामन थाम लिया। राहुल गांधी की न्याय यात्रा
उत्तर प्रदेश पहुंची तो अखिलेश यादव ने भी अकेले लड़ने का फैसला कर लिया। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने प्रदेश में कांग्रेस को 17 सीट देने की बात कही तो कांग्रेस 20 पर अड़ गई, जिस पर दोनों दलों में बात बिगड़ गई। यानी तमाम कोशिशों के बाद उत्तर प्रदेश में भी अब इंडिया गठबंधन टूट चुका है। खबर है कि अब दोनों ही पार्टी राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कि बीते लंबे समय से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन मामला 17 से 20 पर अटक गया। कांग्रेस को कुल 17 सीटों का ऑफर कांग्रेस को रास नहीं आया। यहाँ तक कि कांग्रेस ने 20 सीटों की एक लिस्ट भी समाजवादी पार्टी को दी थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो सीटें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दी थी उनमें अमेठी, रायबरेली, वाराणसी, अमरोहा, बागपत, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फतेहपुर सिकरी, हाथरस, झांसी, बाराबंकी, कानपुर, सीतापुर, कैसरगंज और महाराजगंज सीट थी। लेकिन कुछ ऐसी सीटें भी थी जिसको लेकर दोनों पार्टियों के बीच मतभेद जारी था। दरअसल बीते दिन जब अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, तभी से कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस आपत्ति जता रही थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी तल्ख लहजा अख्तियार करते हुए कहा था कि हम हर लोकसभा सीट पर तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस खेमे में जमकर बयानबाजी शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के लिए बलिया की सीट के साथ ही मुरादाबाद और बिजनौर सीट की मांग पर अड़ी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी समझौता करने को तैयार नहीं थी। लिहाजा 3 सीटों पर बातचीत फंस गई और दोनों दलों में बातचीत का सिलसिला ही टूट गया। देखना दिलचस्प होगा कि न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को अब कैसे एकजुट कर पाते हैं। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक उम्मीद की किरण समाजवादी पार्टी के रूप में नजर आ रही थी, लेकिन वो भी हम आपके हैं कौन कहकर अलग हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एनडीए के बढ़ते जनाधार को किस तरह से कांग्रेस रोकने में कामयाब होगी, क्योंकि एनडीए के पास नरेंद्र मोदी की गारंटी है तो इंडिया के पास खंड खंड होता गठबंधन। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और उत्तर प्रदेश के बाद अब बात महारा हरियाणा की। महारा हरियाणा यानी हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में अभी बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण से हुआ और साथ ही साथ विपक्ष जो हर सत्र में अविश्वास का खेल खेलता है उसकी भी शुरुआत हो गई। अब अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ रहा है और क्या क्या खास रहा इस सेशन में ये दिखा रही है हमारी ये अगली रिपोर्ट। हरियाणा का बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने की उम्मीद है। इस बार के बजट सत्र को लेकर विपक्ष पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं विपक्ष को उनके सवालों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष ने भी तैयारी पूरी कर ली है। मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हरियाणा के बजट सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल की ओर से प्रदेश की मनोहर सरकार के कामकाज को सदन के पटल पर रखा गया। आइए आपको बताते हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण में क्या कुछ खास रहा। इस वर्ष को मनोहर सरकार संकल्प से परिणाम वर्ष के रूप में मना रही है। लोगों की समस्या को दूर करने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम किए जा रहे हैं। शिकायतों के निपटारे के लिए जनसंवाद पोर्टल बनाया गया। विकसित भारत यात्रा 6225 ग्राम पंचायतों और 578 शहरी स्थानीय निकायों में हुई। इस यात्रा के 6803 कार्यक्रम आयोजित किए गए। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब तक लगभग 71.42 लाख परिवारों के 2.85 करोड़ सदस्यों का पंजीकरण हुआ। प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को डीबीटी पोर्टल के माध्यम से अब तक 74,679.57 करोड़ रुपए भेजे गए। सरकार की ओर से जनता के लिए जन सहायक हेल्प मी ऐप शुरू की गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से वर्ष 2023 में 205 मामले दर्ज किए गए। 152 छापेमारी कर 186 सरकारी कर्मचारी और 40 निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए मासिक की गई। सरकार ने गरीब परिवारों के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत चिरायु योजना की शुरुआत की। 1,11,00,000 आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाए गए। सरकार ने हाउसिंग फॉर ऑल विभाग और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पोर्टल की शुरुआत की।
डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत गरीब परिवारों को 80,000 रुपए का अनुदान दिया। इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 11,700 से अधिक लाभार्थियों को लगभग 95 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि दी गई। सरकार ने प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों को पेंशन दी। प्रदेश में 19,920 करोड़ रुपए की लागत से 32,915 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया। यातायात को सुगम बनाने के लिए 13 टोल टैक्स बैरियर हटाए गए। सरकार ने 13 लाख ग्रामीण घरों में पेयजल कनेक्शन देने का कार्य किया। किसानों को पराली का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने कॉमन डिटरमाइंड प्राइस देने का निर्णय लिया। सरकार ने मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना लागू की। दिव्यांग महिला सरकारी कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए 1,500 रुपए विशेष भत्ता दिया। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का सालाना वर्दी भत्ता 3,500 रुपए से बढ़ाकर 4,000 किया गया। हरियाणा का बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। इस बार सदन में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का दांव खेला है। बजट सत्र के पहले दिन अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 18 विधायकों ने खड़े होकर सहमति जताई। अब सदन में 22 फरवरी को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, नेता प्रतिपक्ष तथा 25 अन्य विधायकों से हरियाणा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की एक सूचना प्राप्त हुई है, जो निम्नानुसार है। हम श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल में अविश्वास व्यक्त करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति दिए जाने के पक्ष में हैं, अनुरोध करता हूं कि वह अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। धन्यवाद। चूंकि 18 से अधिक सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हैं, इसलिए इस पर अब दिनांक 22 फरवरी 2024 को चर्चा के लिए अनुमति प्रदान की जाती है। राज्यपाल की ओर से सरकार की सभी उपलब्धियों से सदन को अवगत कराया गया। हरियाणा के बजट सत्र में इस बार विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है। आपको बता दें कि इससे पहले 2021 में भी हुड्डा अविश्वास प्रस्ताव लाए थे और सदन में अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया था। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो में अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। आप जानते हैं किसान लगातार हरियाणा के बॉर्डर में पंजाब की साइड बैठे हुए हैं। उन्हें रोकने के लिए हरियाणा सरकार या केंद्रीय पुलिस बल लगातार कोशिश कर रहा है। सरकार के मंत्री बार बार जाकर बैठक कर रहे हैं कि किसानों के साथ सहमति बन जाए और ये आंदोलन खत्म हो जाए। 4 बैठकों का दौर हो चुका है और MSP में 4 फसलें लेने की बात जब किसानों को की गई तब उन्होंने हामी भी भरी, लेकिन फिर किसान कह रहे हैं कि आंदोलन तो होके रहेगा और 21 तारीख को वो दिल्ली कूच करेंगे। इसी बीच हाई कोर्ट ने जो किसान ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर दिल्ली आना चाहते हैं उनकी इस मांग को नाजायज़ बताया है और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये कहा है कि ट्रैक्टर और ट्रॉली को लेकर आप हाईवे पर नहीं जा सकते। तो किसानों की क्या तैयारी है, हरियाणा सरकार की क्या तैयारी है और कोर्ट का ये जो टिप्पणी आई है, ये जो आदेश आया है, इससे किसान आंदोलन पर क्या फ़र्क पड़ सकता है, ये जानने की कोशिश है हमारी ये अगली विशेष रिपोर्ट। MSP की गारंटी, किसानों का कर्जा माफ हो, ऐसे नारे आजकल आप सुन पा रहे होंगे। इन नारों के साथ किसान हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर बैठा है। किसानों की ओर से दिल्ली कूच का आह्वान किया गया है, लेकिन प्रदेश और देश में कानून व्यवस्था खराब न हो, इसके लिए सरकार ने किसानों को बॉर्डर पर रोक दिया है। किसानों की जो मांग है उसको सुनने के लिए सरकार और किसानों के बीच 4 दौर की बैठक हो चुकी है। सरकार ने किसानों को नया फॉर्मूला दिया है, जिसे पहले तो किसान खुश नजर आ रहे थे, लेकिन बाद में किसानों ने सरकार के फॉर्मूले को खारिज कर दिया। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि किसानों ने क्यों सरकार के नए फॉर्मूले को खारिज कर दिया। सरकार 23 फसलों पर MSP गारंटी कानून बनाकर दे। जो फसलें रह जाएंगी उन पर स्टडी कर लीगल गारंटी का कानून बनाए।
सरकार के प्रपोजल में कुछ नजर नहीं आया। किसानों ने अपने तर्क रखते हुए सरकार के फॉर्मूलों को खारिज कर दिया और 21 फरवरी को दिल्ली कूच का आह्वान किया। अब हम आपको बताते हैं कि सरकार ने किसानों के सामने क्या प्रस्ताव रखा था। 4 फसलों पर एमएसपी मिलेगी। मसूर, उड़द, तुअर और मक्का पर एमएसपी दी जाएगी। नेफेड और एनसीसीएफ एमएसपी की गारंटी देंगे। किसानों के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। मात्रा पर कोई लिमिट नहीं होगी। एक पोर्टल डेवलप किया जाएगा। किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार खुद दिल्ली से चलकर चंडीगढ़ तक आ रही है, लेकिन किसान है कि दिल्ली जाने की जिद कर रहे हैं। किसान आंदोलन के कारण आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रकों के पहिए रुके हुए हैं। फैक्ट्री का सामान एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा पा रहा है। इंटरनेट बंद होने के कारण दुकानदारों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर सील होने के कारण एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक जाने के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान आंदोलन की आड़ में कोई अफवाह न फैले, इसे रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में इंटरनेट पर लगी पाबंदी को बढ़ा दिया है। 7 जिलों में बढ़ाई गई इंटरनेट पर पाबंदी लगी। 20 फरवरी रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। इनमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, सिरसा शामिल हैं। वहीं फतेहाबाद और हिसार में भी इंटरनेट बंद रहेगा। किसान आंदोलन के कारण हो रही परेशानियों को देखते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने मोटर व्हीकल एक्ट का हवाला देते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को हाईवे पर ले जाने पर रोक लगा दी है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर पंजाब सरकार को फटकार लगाई। हाई कोर्ट में पंजाब, हरियाणा, केंद्र और चंडीगढ़ ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई। साथ ही ये पूछा कि आपने इतने लोग इकट्ठा क्यों होने दिए? अगर प्रदर्शन करना है तो ट्रैक्टर ट्रॉली साथ क्यों थे? दिल्ली जाना है तो बस से जाएं। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। किसान और केंद्र के बीच क्या हल निकला, इसका ब्यौरा देने के लिए कहा। साथ ही हरियाणा सरकार को भी किसानों की समस्या का हल निकालने में सहयोग करने के लिए कहा। सरकार और किसानों के बीच चंडीगढ़ में हुई चौथे दौर पर बैठक में सहमति बनती नजर आ रही थी, लेकिन बैठक के एक दिन बाद किसानों ने सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अब फिर से यथास्थिति बनी हुई है। लगातार सरकार की ओर से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात की जा रही है। अब देखना होगा कि कब फिर से किसान और सरकार के बीच बातचीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब किसान आंदोलन के बाद बात करते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की ऊपरी भाग में सफ़ेद चादर बिछ चुकी है। लाहौल स्पीति किन्नौर में बर्फ़ लगभग 5-5 फीट जमा हो चुकी है। इस बर्फ़ को लेकर जो स्थानीय प्रशासन है, वहाँ के लोग हैं, काफ़ी परेशान हैं और इस बर्फ़बारी से यहाँ पर मैदानी इलाकों में भी इसका असर हुआ है। इस वक्त लाहौल स्पीति में क्या हालात हैं, लोग वहाँ पर अपने जीवन यापन के लिए क्या क्या संघर्ष कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश है हमारी ये अगली रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में लगातार 3 दिनों से बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे बागवानों और किसानों का इंतजार खत्म हो गया, तो वहीं बर्फबारी का इंतजार कर रहे सैलानियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर लाहौल स्पीति जिले में हो रही बर्फबारी से 165 सड़कें ठप पड़ी हैं। चंबा में 52 सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हुई, तो इसी तरह राज्य में 1800 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़ने से कई इलाकों में अंधेरा पसर गया। भारी बर्फबारी से लाहौल घाटी देश दुनिया से पूरी तरह कट गई। जिले के उदयपुर, अटल टनल, रोहतांग, यंगला, सिसु, तिंदी, बुजुड़, हिकीम स्पीति समेत विभिन्न क्षेत्रों में 4 इंच से लेकर अधिकतम 2.5 फुट तक बर्फबारी हुई है। वहीं दूसरी ओर लगातार हो रही बर्फबारी के चलते DDMA केलांग से खबर आई कि वहां कॉमिक हिकीम रोड पर कुछ पर्यटक और एक वाहन फंस गया। इस सूचना के मिलने के बाद थाना प्रभारी काजा अपनी टीम के साथ तुरंत प्रभाव से मौके की ओर रवाना हुए।
फंसे हुए पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया और सभी को सुरक्षित रूप से कौमिक गांव पहुंचाया गया। सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से अपने वाहनों में फंसे हुए लोगों का पता लगाकर उन्हें बचाने का काम किया जा रहा है। हमारे लाहौल स्पीति में हर जगह 2-2 से 3-3 फुट बर्फबारी हुई है। उदयपुर सब डिवीज़न हो गया या केलोंग में, और इवन काजा में भी स्नोफॉल काफ़ी रहा है, जिसके कारण हमारे जो मेजर रोड्स हैं वो क्लोज्ड हैं। तो इसमें मैं लोगों से मेरी तरफ से यही रहेगा कि कृपया करके जो भी अनावश्यक ट्रैवल ना करे और ज़रूरी हो तभी ट्रैवल करे और 4x4 व्हीकल से ट्रैवल करे, क्योंकि स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो हमने जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, स्कूल, ITI हो गए, उनको हमने 2 दिन के लिए बंद कर दिया है। और हमारा जो रोड ओपनिंग का कार्य है वो चला हुआ है, जिसमें हमारे जो PWD के डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे दिया गया है। और साथ साथ जो हमारे एक्शन IPH हैं वो भी जल शक्ति डिपार्टमेंट भी लगे हुए हैं कि लोगों को कोई पानी की समस्या ना है। साथ साथ जो बिजली विभाग है वो भी जहाँ भी बिजली की थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है उसको भी लगे हुए हैं कार्य करने के लिए। लाहौल स्पीति प्रशासन लगातार सैलानियों को ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना के चलते जाने से बचने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कुछ उत्साहित सैलानी जिला प्रशासन की ओर से जारी की गई एडवाइजरी को अनदेखा कर रहे हैं। और अब हिमस्खलन के खतरों को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से भी भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूर्या समाचार के लिए लाहौल स्पीति से प्रेमलाल की रिपोर्ट। इसी के साथ अब बिग न्यूज बिग शो को विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सूर्य समाचार पर हमेशा की तरह खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।